नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा लॉजिकल होगा। एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि इस वीडियो में यानी जो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे अपवाद बच्चों के मन में रह जाते हैं। मेरा प्रॉमिस है कि यह वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। बस आप ध्यान से समझिएगा और जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तब आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए सबसे पहले फोकस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान पर। तो भैया इसकी पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में ता रहूँगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, ता रहेगा, ती रहूँगी तथा ते रहेंगे आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों का अनुवाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। अच्छा, यही तरीका एक पहचान जो यहाँ पे है, यही पहचान एक अलग तरीके से भी बच्चों को बताई जाती है। वो तरीका क्या है? वो तरीका हो सकता है आपने कभी ऐसे पढ़ा हो कि ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ पे पहचान में बहुत ज़्यादा डाउट है, तो सबसे पहले मैं पहचान का डाउट क्लियर करता हूँ। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ, यहाँ पे हमने एक वाक्य लिखा है कि मैं रोटी खा रहा हूँगा। क्या मैं इसी वाक्य को एक इस तरीके से नहीं लिख सकता कि मैं रोटी खाता रहूँगा? इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ ना। तो अंत में ता रहूँगा आ गया तो कंटिन्यूअस टेंस है। किसका? फ्यूचर का। मैं रोटी खा रहा हूँगा यानी रहा, रही, रहे हम जानते हैं कंटिन्यूअस टेंस का। एक तरह से इस तरह से पढ़ना बच्चों की आदत बन चुकी है कि रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वो कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस तरह से भी अगर आप समझते हैं तो भी सही है और इस तरह से भी समझते हैं तो भी सही है। बात को ध्यान से समझिएगा। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई काम अभी शुरू हुआ है और कुछ समय बाद वो समाप्त हो जाएगा। कंटिन्यूअस का मतलब समझिए। किसका कंटिन्यूअस है इससे मतलब नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब है कि कोई काम अभी शुरू हुआ है और वो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। अंत में रहा हूँगा मिले आपको या ता रहूँगा मिले, कुछ भी मिले, आपको कंटिन्यूअस की पहचान याद रखनी है कि कोई वाक्य ऐसा होगा जिसमें कोई काम अभी हो रहा है और कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये वाक्य है कि मैं रोटी खा रहा हूँगा। किसी व्यक्ति से मैं कह रहा हूँ कि भैया जब आप कल मुझसे मिलने आएंगे तो मैं रोटी खा रहा हूँगा, तो मुझे ये बताइए कि मैं अगर रोटी खा रहा हूँ तो क्या मैं अपने पूरे जीवन में रोटी ही खाता रहूँगा? बिल्कुल नहीं। हो सकता है मैं आधे घंटे तक खाऊं, उसके बाद मेरा पेट भर जाए और उसके बाद मैं अपना खाना बंद कर दूं। यानी काम अभी चल रहा है और कुछ समय बाद वो काम समाप्त हो जाएगा। कंटिन्यूअस का मतलब यही होता है भैया, ध्यान से समझना। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँगा, तो भैया मैं विद्यालय जा रहा हूँगा, मैं घर से निकलूँगा, कुछ दूर तक जाऊँगा, हो सकता है मेरा विद्यालय 10 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो, 25 किलोमीटर हो, लेकिन एक निश्चित समय में मैं विद्यालय पहुँच जाऊँगा। यानी मेरा जाने का काम कंप्लीट हो जाएगा, जाने का काम समाप्त हो जाएगा। और वो जब ये काम समाप्त हो गया तो ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया, यानी अभी शुरू हुआ है और कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। अब ये कंटिन्यूअस की जो पहचान है ये प्रेजेंट पे भी लागू होती है, पास्ट पे भी लागू होती है और फ्यूचर पे भी लागू होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कंटिन्यूअस टेंस का जो डाउट था आपके मन में वो ख़त्म हो गया होगा कि आपको पहचान भी मैंने बता दी। ता रहा, ता रहूँगा, ते रहेंगे, ये ऐसे भी वाक्य मिले तो भी वो कंटिन्यूअस है। और रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे ऐसे वाक्य मिले तो भी वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि काम अभी हो रहा है और कुछ समय बाद वो काम समाप्त हो जाएगा, तो वो है वो केवल कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस की पहचान ही होती है। अब वो तो वाक्य पे डिपेंड करता है कि अंत में कौन सा अक्षर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके नोट्स पर चलते हैं। तो पहचान हमने समझ ली कि जिन हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में ता रहूँगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, ता रहेंगे, ती रहूँगी तथा ते रहेंगे या फिर रहा हूँगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, तो उन वाक्यों का अनुवाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है।
आगे अगर नोट की बात करें तो नोट वही है जो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की लिखी थी, यानी आई और वी के साथ हमें शैल का यूज करना है और से सभी कर्ता के साथ हम विल का यूज करेंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि मॉडर्न इंग्लिश में अब शैल का भी यूज करना थोड़ा सा कम कर दिया गया है, लेकिन आपको यूज करना है, आप इसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। आप आई मिलेगा तो शैल लगाएंगे, वी मिलेगा तो भी आपको शैल लगाना है। और शेष सभी कर्ता के साथ ये नोट 2 है। शेष सभी कर्ता यानी ही, सी, इट, राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, कुछ भी, व्हाटएवर, शेष सभी कर्ता के साथ विल का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। ध्यान दीजिएगा, अब मैं पहचान और नोट्स नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। सेम वही तरीका जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, पूरा का पूरा सेम तरीका वही चलेगा। पिछला वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आपको कक्षा 10 की कक्षा 10 की प्लेलिस्ट नहीं है, टेंस की एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको टेंस का लेक्चर मिल जाएगा, पिछले वीडियो लेक्चर का। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसका रूल क्या है, सेंटेंस को करने का तरीका क्या है। तो इसका रूल बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, फिर विल या शैल दोनों में से किसी एक को लगाइए, फिर बी कर दीजिए, उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस के साथ हमेशा आईएनजी का यूज होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन प्लस फुल स्टॉप। रिमेन का मतलब होता है शेष, जो कुछ भी शेष बच जाए। एग्जाम्पल के लिए एक वाक्य लेते हैं, तो जो अभी हमने समझा था वही वाक्य मैंने ले लिया है कि मैं रोटी खाता रहूँगा। कैसे वाक्य करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि रूल को कभी भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए आप रूल नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, मैं। ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो लेक्चर में बताया था कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को कैसे पहचानते हैं। अगर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। सबसे पहले मैं, हमारा सब्जेक्ट है तो आई। विल या शैल, तो आई के साथ हमें शैल का यूज करना है, तो आई शैल। उसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना का होता है ईट और उसमें जोड़ देना है आईएनजी, ईटिंग। ऑब्जेक्ट, क्या खाता रहूँगा, रोटी, तो रोटी के लिए होता है ब्रेड। आई शैल बी ईटिंग ब्रेड, मैं रोटी खाता रहूँगा। इसी वाक्य को इस तरह से भी कर सकते थे कि मैं रोटी खा रहा हूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा वाक्य है, मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहूँगा। तो इसका सेंटेंस कैसे करेंगे, मैं की जगह चलिए तुम कर देता हूँ, क्योंकि 2 बार मैं हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे भी मैं था, अच्छा लगने वाली बात नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि विल और शैल दोनों का यूज हो। ठीक है, तो तुम का यू, अब तुम उसी की प्रतीक्षा करते रहोगे, तो तुम के लिए सब्जेक्ट तो हो गया यू। अब विल या शैल, तो यू के साथ हमें विल लगाना है, यू विल। अब बी, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रतीक्षा करना का होता है वेट और उसमें लग जाएगा आईएनजी, वेटिंग। ऑब्जेक्ट, किसकी प्रतीक्षा करते रहेंगे, उसकी, तो उसके लिए फॉर हिम। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि यहाँ पे उसकी दिया है, ना तो लड़की का नाम है ना तो लड़का। हो सकता है तुम किसी लड़की की प्रतीक्षा कर रहे हो सकता है तुम किसी लड़के की प्रतीक्षा कर रहे हो। अगर आप किसी लड़के की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हिम लगा के फुल स्टॉप कर दीजिए, और अगर किसी लड़की की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हर लगा के फुल स्टॉप कर दीजिए। यानी हिम और हर दोनों सही है यहाँ पर। ठीक है, आप चाहे हिम लगा के फुल स्टॉप कर दें या फिर हर लगा के फुल स्टॉप कर दें, दोनों सही हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया कि जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो लड़की है या लड़का, तो हम कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम लोग तुम्हारी मदद करते रहेंगे। तो अंत में ते रहूँगा, ते रहेंगे आ रहा है ना, ये सारी चीज़ें, ता रहूँगा आ रही ना सारी चीज़ें। हम लोग तुम्हारी मदद करते रहेंगे, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, हम लोग के लिए हो गया वी। अब आई और विल में से किसका यूज करना है, तो आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, तो वी शैल। अब बी, अब हेल्प करना, मदद करना, तो मदद का होता है हेल्प और उसमें लग जाएगा आईएनजी, तो वी शैल बी हेल्पिंग, वी शैल बी हेल्पिंग। ऑब्जेक्ट चाहिए, किसकी मदद करते रहेंगे, तुम्हारी, तो तुम्हारे लिए होता है यू, और कुछ नहीं है शेष में, तो रिमेन को छोड़ देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे इस तरह से। एग्जाम्पल के लिए कुछ वाक्य देता हूँ। वह सोता रहेगा, पहला।
मधु गीत गाती रहेगी दूसरा, सुनार अंगूठी बनाता रहेगा तीसरा, अध्यापक गणित पढ़ाते रहेंगे चौथा। अच्छा, गणित की बात पर एक बात याद आ गई, हो सकता है आज गणित की क्लास ना आए क्योंकि बारिश हो रही है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो हो सकता है कि आज गणित की क्लास ना आए आपकी। और अगला वाक्य है कि हम लोग नदी में तैरते रहेंगे। तैरना का होता है स्विम, SWIM। ठीक है, अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो पहचान तो वही रहेगी ना। रूल की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहचान और नोट्स तो सारे सेम ही रहेंगे। अब निगेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव था, अब अगर निगेटिव की बात करें ना, तो ये विल और सेल है और ये बी है। विल, सेल और बी के बीच में आप नॉट लगा दीजिए, बस आपका काम हो गया। यानी सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन प्लस फुल स्टॉप। चलिए लिखते हैं, बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। एक बार रूल लिखा था, थोड़ा सा यहाँ पे नॉट लगाना भूल गए थे। ये है आपका कि सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन प्लस फुल स्टॉप, यानी सब कुछ सेम ही है, कुछ नहीं बदला। एग्जाम्पल लेते हैं, वाक्य को ध्यान से देखिए कि बच्चा सोता नहीं रहेगा। निगेटिव का मतलब यही होता है ना कि वाक्य में नहीं शब्द भी आ जाए, यानी नकारात्मकता का बोध हो। तो बच्चा सोता नहीं रहेगा, कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो बच्चा, कोई एक बच्चा, किसी विशेष बच्चे की बात हो रही है तो यहाँ पे लग जाएगा द। अब चिल्ड्रेन, सॉरी चिल्ड्रेन बहुवचन होता है, चाइल्ड होगा। द चाइल्ड यानी वह बच्चा सोता नहीं रहेगा, यानी सब्जेक्ट तो हो गया द चिल्ड, यहाँ पे सिर्फ चिल्ड है, चिल्ड्रेन मत लिखिए, सॉरी चाइल्ड है। द चाइल्ड, अब विल या सेल, तो यहाँ पे लगाना है हमें विल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोना का होता है स्लीप और उसमें लग जाएगा ING। तो चाइल्ड विल नॉट बी स्लीपिंग, ठीक है, उसमें लग गया ING। तो बच्चा सोता नहीं रहेगा, तो द चाइल्ड विल नॉट बी स्लीपिंग। बहुत ज़्यादा आसान था। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वाक्य है कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहूँगा। तो इस वाक्य को कैसे करेंगे? मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहूँगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई। विल या सेल, आई के साथ सदैव सेल का यूज होता है, फिर नॉट, फिर बी, ये सारी चीज़ें तो लग गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना का होता है टीच और उसमें लगा देना है ING। तो आई शैल नॉट बी टीचिंग, क्या नहीं पढ़ाता रहूँगा? ऑब्जेक्ट, क्या नहीं पढ़ाता रहूँगा? इंग्लिश। तो आई शैल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। बात खत्म होती है। होमवर्क देता हूँ। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि सर पढ़ाता रहूँगा, नहीं रहेंगे, इस तरह से आप करा रहे हैं। एक भी वाक्य ऐसा नहीं आया जिसके अंत में रहे होंगे, रही होंगी, रहे होंगे आए, तो एक वैसा भी देख लेते हैं। तो लीजिए आपकी फरमाइश पर आपका गाना। सॉरी, राम विद्यालय नहीं जा रहा होगा, थोड़ा मुस्कुराते रहिए और प्यार से पढ़िए। तो राम विद्यालय नहीं जा रहा होगा, अंत में आ गया रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। तो अब इसे आप जानते हैं कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो कैसे करेंगे? राम के लिए राम, अब विल की सेल, तो जाहिर सी बात है कि विल, उसके बाद नॉट, फिर बी, सेल के बाद नॉट और बी हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना का गो, उसमें लग जाएगा ING। उसके बाद कहीं जाने की बात हो तो गो के साथ हमेशा टू लगा देते हैं। कहाँ जा रहा है बच्चा? स्कूल जा रहा है, विद्यालय, तो स्कूल, और ये फुल स्टॉप। राम विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। होमवर्क की बात करते हैं। तो ये वाक्य है कि गाय घास नहीं चर रही होगी। घास चरना का होता है ग्रेज, GRAZ, और उसमें लग जाएगा ING, ग्रेजिंग। सीता विद्यालय नहीं जा रही होगी। वे लोग खाना नहीं बना रहे होंगे और सुमित अमित के घर नहीं जा रहा होगा। सबके अंत में मैंने रहा, रही, रहे जोड़ दिया है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट की ओर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट यानी प्रश्नवाचक, प्रथम प्रश्नवाचक की बात करने वाले हैं। और एक बात, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फर्स्ट को भी मैं इसी टॉपिक में कंप्लीट करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ से नॉट को नहीं हटाया है। रूल होता है विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन प्लस क्वेश्चन मार्क। अब बात आती है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहते किसे हैं। तो बात बहुत ज़्यादा आसान है कि जिन प्रश्नों का उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में दे सकते हैं वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट की श्रेणी में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक वाक्य लेता हूँ।
क्या वह बाजार जा रहा होगा? जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि क्या वह लड़का बाजार जा रहा होगा, तो आप कह दें कि हाँ, तो वह व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ वह बाजार जा रहा होगा। और आप कह दें कि नहीं, तो वो व्यक्ति समझ जाएगा कि वो बाजार नहीं जा रहा होगा। मोटी मोटी बात यहाँ पे केवल इतनी सी है कि इस प्रश्न का उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में दे सकते हैं, इसीलिए ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। अब किससे करेंगे इसको करेंगे सबसे पहले विल या सेल का प्रयोग करके। तो विल लगेगा कि सेल लगेगा सब्जेक्ट को देखते हुए, तो सब्जेक्ट है वहाँ, तो लग जाएगा विल। ये डब्ल्यू कैपिटल होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। विल सब्जेक्ट ही। नॉट तब लगेगा जब वाक्य में कहीं पर नहीं शब्द आया हो, तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं शब्द नहीं आया है, इसलिए नॉट को छोड़ देंगे, बी लगा देंगे। विल ही बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना का होता है गोइंग, उसके बाद टू कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए कहाँ जा रहा है, मार्केट बाजार, और ये लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, ये वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है। अब एक दूसरा वाक्य लिखने चल रहा हूँ, उसमें जादू होगा। क्या जादू होगा उसे देखिए। क्या गाय घास नहीं चर रही होगी? यहाँ पे देखिए, इस वाक्य में नहीं था, यहाँ पे नहीं है, तो क्या टेंशन, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कैसे इसको इसको सॉल्व करेंगे? बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले देखेंगे कि क्या गाय घास नहीं चर रही थी होगी, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, ठीक है। अब सबसे पहले रूल पर चलेंगे। रूल है विल या सेल, सब्जेक्ट को देखते हो, तो सब्जेक्ट क्या है, गाय, तो गाय के लिए हम जाहिर सी बात है कि विल का प्रयोग करेंगे। विल, गाय है हमारा सब्जेक्ट, तो गाऊ द काऊ। सब्जेक्ट के बाद नॉट तब लगाना है जब वाक्य में कहीं पर नहीं शब्द आया हो। यहाँ पर नहीं शब्द आया है, तो यहाँ पे लग जाएगा नॉट। वर्ब की फर्स्ट नॉट के बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चरना का होता है ग्रेज, और उसमें लग जाएगा ing। तो विल द काऊ नॉट बी ग्रेजिंग, ऑब्जेक्ट क्या नहीं चल रही होगी, घास, तो घास के लिए ग्रास, और ये लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब आप कहेंगे कि सर इसमें और इसमें अंतर क्या है? तो मेरे भैया, ये वाला जो पहला वाक्य है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है, और ये दूसरा वाला वाक्य है ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है। होमवर्क की बात करते हैं इसी वाक्य में। तो होमवर्क है कि क्या माताजी मंदिर जा रही होंगी, क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे, क्या भारतीय स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते रहेंगे। ये वाक्य मैंने जानबूझ के लिखा है, ये आपका टेस्ट है। इसका ट्रांसलेशन ये वाला वाक्य का आप कमेंट करेंगे, ताकि मैं देख सकूं कि आप इसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते तो मैं परफेक्ट वाले में बता दूंगा, लेकिन आपको करके एक बार बताना है, ठीक है। और अगला है कि क्या हम लोग गणित नहीं पढ़ते रहेंगे, और उसके बाद क्या मोहित दिल्ली नहीं जा रहा होगा। और इसी श्रृंखला में इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड की भी बात करते हैं। रूल सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे आगे लग जाएगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, जो कि आप जानते हैं, आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा है। तो क्वेश्चन वर्ड आगे लगा के पूरा का पूरा रूल एकदम सेम रहेगा। चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड की ओर। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड का रूल है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन प्लस क्वेश्चन मार्क। नॉट तब लगाना है जब वाक्य में नहीं शब्द आए, ठीक है। सेम वही कंडीशन कि अगर नॉट लगा दिया तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और अगर नॉट नहीं लगाते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन सेकंड की बात कर रहे हैं, तो सेकंड में क्या अंतर है? फर्स्ट में होता है कि उसका उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में दे सकते हैं, सेकंड में होता है कि आप उसका उत्तर हाँ और नहीं में नहीं दे सकते। जैसे एक वाक्य लिखता हूँ, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि वह अपनी किताब क्यों पढ़ रहा होगा। अब मैंने आपसे प्रश्न पूछा है और आप इस प्रश्न का उत्तर हाँ और नहीं में नहीं दे सकते। आपको रीज़न बताना होगा कि हो सकता है कल उसका एग्ज़ाम हो सर, इसीलिए वो अपनी किताब पढ़ रहा होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सेकंड होते हैं उनका मतलब होता है कि आप उनका उत्तर हाँ और नहीं में नहीं दे सकते, बल्कि उसका रीज़न आपको बताना होता है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों, तो इसके लिए वाई। विल या सेल सब्जेक्ट को देखते हुए, तो वहाँ है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के देखते हुए विल लग जाएगा। फिर सब्जेक्ट है हमारा वहाँ, तो ही। नॉट, क्या यहाँ पर कहीं पर नहीं शब्द दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, तो हम नॉट को छोड़ देंगे, बी को लगा देंगे,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना का होता है रीड और उसमें लग जाएगा ing, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा होगा? अपनी किताब, हीज बुक, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो वाई विल ही बी रीडिंग हीज बुक, वह अपनी किताब क्यों पढ़ रहा होगा? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगला एग्जाम्पल कि सुनार अंगूठी क्यों नहीं बना रहा होगा। तो इसमें भी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड तो क्यों का होगा वाई, ये डब्लू कैपिटल रहेगा, ठीक है। ये मैं लिखता ऐसे हूँ कि मेरा कैपिटल और स्मॉल समझ में नहीं आता, आप स्टार्ट करेंगे तो हमेशा कैपिटल, ठीक है। कैपिटल डब्लू होगा, उसके बाद वाई, विल या सेल, सुनार, सुनार के लिए हमें विल यूज करना है क्योंकि हाँ वाई विल, क्योंकि आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, से सभी के साथ विल लगता है। फिर सब्जेक्ट, तो सुनार है तो गोल्ड स्मिथ, सुनार का होता है ना गोल्ड स्मिथ। फिर नॉट, कहीं पर नॉट है यानी नहीं वाक्य है तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे, फिर बी लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी यहाँ पे प्लस कर दिया, ये होगा मेकिंग, बनाना, मेक होता है और उसमें ing। फिर ऑब्जेक्ट क्या बना रहा होगा? अंगूठी, तो उसके लिए अ रिंग और ये क्वेश्चन मार्क। वाई विल गोल्ड स्मिथ नॉट बी मेकिंग अ रिंग, थोड़ा सा फास्ट हो गया लेकिन समझ लीजिएगा, ठीक है। अब ये वाला वाक्य ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड, और ये दूसरा वाला वाक्य ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस सेकंड। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, खुद से करिएगा। मधु गीत क्यों नहीं गा रही होगी? हम लोग फुटबॉल कब खेल रहे होंगे? सुमन मंदिर कब जा रही होगी? वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इसलिए एग्जाम्पल्स कम दिए हैं, आप किसी बुक से ढूंढ के और भी एग्जाम्पल्स कर लेंगे, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।